हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में। तो इस सेक्शन में दे रखा है कि हम क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एज अ जनरल रूल अगर हम देखें तो हर तरीके की प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन कुछ तरीके की प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिनका ट्रांसफ़र हम नहीं कर सकते लॉ के अकॉर्डिंगली। तो उन प्रॉपर्टीज़ को क्या कहेंगे, नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज़। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र जो होता है वो क्या होता है, वॉइड होता है। जो भी एक्सेप्शंस हैं इस रूल के कि आप कौन सी प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको सेक्शन 6 के अंदर दे रखे हैं इस एक्ट के। तो सेक्शन 6 ये कहता है कि हर तरीके की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ जो कि ट्रांसफ़र नहीं करी जा सकती किसी भी लॉ के द्वारा फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया में है जब तक वो, और कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं अदरवाइज एज गिवन इन दिस एक्ट। मतलब ठीक है ना, अगर आपके इस एक्ट में कोई दे रखी तो उनका नहीं कर सकते, वरना हम उनका कर सकते हैं। वन बाय वन अब हम दोनों को देखते हैं। फर्स्ट है कि नॉन ट्रांसफरेबल अंडर एनी लॉ। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम, कोई भी लॉ हो तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि सर्टेन लॉज होते हैं आपके हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, सिविल प्रोसीजर कोड के, तो कि जो इंडिया में इन्फोर्स्ड हैं। अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है आपकी, तो इनका जो ट्रांसफ़र है वो है क्या है, प्रोहिबिटेड है, और वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं सेक्शन 6 के अंडर में। जैसे कि अगर आप हिंदू लॉ को देखें तो उसके अंदर जो को पार्टनर की प्रॉपर्टी होती है, या जो गॉड को डेडिकेटेड होती है प्रॉपर्टी, या जो रिलीजियस यूज़ के लिए होती है, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली मुस्लिम लॉ के अंडर में वक्फ की प्रॉपर्टी या जो ऑफिस होता है मुतावली का, उनको भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और सेक्शन 60 जो सिविल प्रोसीजर कोड का है वो प्रोहिबिट करता है कि अटैचमेंट ऑफ नेसेसरी कुकिंग वेसल्स एंड टूल्स ऑफ आर्टिशंस, इनको भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अब हम दूसरे इसका टॉपिक देखें तो सेक्शन 6 के अंदर हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो 10 तरीके की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ या इंटरेस्ट वैसे हैं जो इस सेक्शन के अंडर में दे रखे हैं और उनका हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अब वन बाय वन उन सबको हम एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम इसका क्लॉज 1A देखें तो उसमें दे रखा है कि स्पेस ससेशनिस्ट जो होती हैं उनका हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब इसे हम समझते हैं क्या होता है इसका मीनिंग। तो इसका मीनिंग होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेशन, यानी होने की संभावना। ठीक है, ये एक्सपेक्ट होता है, यह चांस होता है हमें, ठीक है ना, किसी प्रॉपर्टी का अगर हमें वो सक्सेशन के थ्रू मिल रही है तब हम उसे स्पेस ससेशनिस्ट कहते हैं। इनहेरिटेंस या विल के थ्रू या कोई भी बात हो सकती है। अब इसके अंदर 3 तरीके की जो आपकी बातें हैं वो इंक्लूड होती हैं। एक तो चांस ऑफ एन एयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट, चांस ऑफ अ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लेगेसी ऑन द डेथ ऑफ अ किंग्समैन, या फिर एनी अदर मियर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर। अब इन तीनों को हम वन बाय वन समझते हैं। चांस ऑफ एन एयर अपेरेंट, तो एयर का मतलब क्या होता है आपका, वारिस होता है, ठीक है ना। तो एयर अपेरेंट क्या होता है, ऐसा वारिस जो कि लग तो रहा है वारिस है, एयर है, लेकिन लीगली वो वारिस नहीं है। तो यहाँ इसका मीनिंग सिंपल सा यही है कि एक एयर अपेरेंट ऐसा पर्सन है जो कि एयर बन सकता है फ्यूचर में, ठीक है ना, अगर वो प्रॉपर्टी स्टेटस को क्या करता है, सरवाइव कर लेता है, यानी कि जो डिसीज हुज प्रॉपर्टी ही इनहेरिट्स इफ द प्रॉपर्टीज डाइज इंटरस्टेट विदाउट मेकिंग एनी विल। तो सिंपल सा यही है कि उसने विल बनाई नहीं है, और अब जिस पर्सन को मिल सकता है तो उसको मिलने का क्या है, यहाँ पर चांस है। ठीक है, अगर डिसीज अगर वो सरवाइव कर लेता है तो उसे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और नहीं करता है तो उसे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो है सिंपली चांस है, उसे मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। यहाँ पर कोई फिक्स तो है नहीं, क्योंकि विल तो बनी हुई यहाँ पर है नहीं। सिंपल से इसे और हम समझ लेते हैं अच्छे से कि मान लीजिए फादर और सन है, उनको एंटाइटल्ड है कि इनहेरिट करेंगे प्रॉपर्टी एक दूसरे की। अगर फादर की डेथ पहले हो जाती है तो सन जो हो जाता है वो फादर का एयर बन जाएगा, ठीक है ना, और इनहेरिट कर लेगा प्रॉपर्टी को अपने फादर की। लेकिन मान लीजिए अगर सन पहले मर गया तो फादर जिंदा है अभी भी, तो फादर इनहेरिट नहीं कर सकते हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि फादर जो है वो सन के एयर नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जो सन है वो फादर का एयर है, वह वारिस है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। दूसरा है कि चांस ऑफ अ लेगेसी। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप किसी सर्टेन प्रॉपर्टी को जो आपको विल के अंडर मिल रही है। देखिए वहाँ पे विल का कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ पर विल का मतलब है। लेकिन अब आप में विल में अब आपको कोई चांस है कि आपको विल के थ्रू कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो वेल सेटल्ड लॉ विल का क्या है, आपको पता ही है कि विल कब एप्लीकेबल होती है, जब उसको जो लिखने वाला है, यानी जिसने बनाई है विल, टेस्टर जिसे कहते हैं, टेस्टेटर, तो वो उसकी डेथ हो जाए, ठीक है ना, उस दिन विल ऑपरेट नहीं होती। जिस दिन वो विल लिखता है, जिस दिन डेथ हो गई उस दिन से विल आपकी ऑपरेट होना शुरू हो जाती है। तो चांस ऑफ अ रिलेशन या किसी फ्रेंड का या कोई भी ऐसे पर्सन का जो कि रिसीव करेगा लेगेसी को, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी पर्सन हो रिलेशन में किसी उसके नाम पर हो। भाई देखिए, अब आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है, अब आपके रिलेशन में वो जो पर्सन है वो आपको उस विल में नाम आपका डाल भी सकता है, नहीं भी डाल सकता है। डाल दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं डाल दिया तो कोई बात नहीं।
लेकिन आप ऐसे ही उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि मिलने का सिर्फ एक चांस है ना, आपको कोई कंफर्मेशन तो है नहीं कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ये जो चांस है ये सक्सेशन के चांस से भी बहुत कम है, क्योंकि सक्सेशन में तो ये है कि चलिए भाई आप उनके बेटे हैं या कुछ हैं रिलेशन में एकदम क्लोज, तो आपको मिलने के चांस फिर भी हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत ही कम चांस होता है। और इस तरीके की प्रॉपर्टी का हम ट्रांसफ़र जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जो थर्ड है इसमें वो है कि एनी अदर पॉसिबिलिटी ऑफ अ लाइक नेचर, तो अगर कोई भी और तरीके का पॉसिबल इंटरेस्ट जो बच रहा है जहाँ पे ये दोनों चांसेस भी अगर हमारे नहीं आ रहे हैं, तो उन तरीके की प्रॉपर्टीज़ का हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई प्राइज़ मिल रहा है किसी कॉम्पिटिशन को जीतने पर या लॉटरी जीतने पर आपको मान लीजिए पैसे मिल रहे हैं और आप कहते हैं मैं साहब इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो वो प्रॉपर्टी आज तो है नहीं आपके पास, ठीक है ना। मैंने आपको पिछले वीडियो में सेक्शन 5 में बताया था कि प्रॉपर्टी होना जरूरी है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी तो आपके पास प्रेजेंट में है नहीं, तो ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर आप कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर वेजेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल और भी एग्जांपल इसमें हम देखें, तो अगर ऐसे कोई वेजेस हैं फ्यूचर में जो सर्वेंट अर्न कर रहा है, ठीक है ना, बिफोर दे आर एक्चुअली अर्न, असल में अभी उसे मिले नहीं है वो वेजेस, तो ये मिलने के चांस पॉसिबल हैं। और ऐसे इंटरेस्ट को भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ना ही अटैच कर सकते हैं। अब हम सेकंड क्लॉज देखते हैं, इसका क्लॉज बी, जो कि है मियर राइट ऑफ री एंट्री का। तो यहाँ पर वर्ड्स को ध्यान रखना का जरूरी है, तो यहाँ पर इसे भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। री एंट्री का, सिर्फ री एंट्री का अधिकार हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग क्या पढ़ते हैं कि राइट ऑफ री एंट्री ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि क्लॉज में लिखा हुआ है कि सिर्फ आप राइट ऑफ री एंट्री ट्रांसफर नहीं कर सकते। अभी मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा और, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि पोजेशन वापस ले लेना, ठीक है, किसी चीज़ का। तो जब कोई पर्सन अपना पोजेशन किसी प्रॉपर्टी का देता है किसी को और वापस ले लेता है कुछ समय के बाद, ठीक है ना, तो उस प्रॉपर्टी में उसको री एंट्री का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। और इसी को हम री एंट्री का अधिकार बोल देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने किसी को प्रॉपर्टी दी किसी टाइम के लिए और आपने कह दिया कि आपके समय बाद मुझे आप 2 महीने बाद वापस मिल जाएगी, ठीक है ना, तो यानी कि वो अपना पोजेशन पे अधिकार ले रहा है वो वापस से। तो जो पोजेशन वापस मिलने का ये जो अधिकार है, इसी को हम री एंट्री का अधिकार कहते हैं। इस क्लॉज में जो री एंट्री का ये जो आपका राइट है रिफर्स क्या करता है कि जो लेसर है या लैंडलॉर्ड है जो अपना पोजेशन वापस ले रहा है किस पे, प्रॉपर्टी पे, लेसी से या जो टेनेंट से, कि उसने मान लीजिए कोई कंडीशन जो है उसको ब्रीच कर दिया है, ठीक है। सिमिलर है टू द अंडर सेक्शन 111G इसी एक्ट का जो है आपका, जहाँ पे लेसर एंटाइटल्ड है कि वो लीज को टर्मिनेट कर सकता है अगर कोई भी कंडीशन जो उसने इम्पोज करी है उसका वायलेशन हो जाता है लेसर के थ्रू। है, ठीक है ना, उसने अपना लैंड करा हाउस को और इम्पोज कर दी कंडीशन टेनेंट पर कि वो कुछ ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकता घर में, लेकिन अब उसने मान लीजिए कुछ ऑल्ट्रेशन कर दिया उस घर में, ठीक है, तो लैंडलॉर्ड के पास राइट है कि वो टेनेंसी को है वो उसे क्या कर सकता है, टर्मिनेट खत्म कर सकता है और अपना पोजेशन वापस से रिज्यूम कर सकता है जैसे ही टेनेंसी का टाइम उसका खत्म होता है। तो इसी को हम लैंडलॉर्ड का क्या बोलेंगे, री एंट्री का अधिकार, उसका राइट बोलेंगे। अब इस सेक्शन को अगर आप पढ़ें, इस सब सेक्शन को, तो इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है मियर राइट, मतलब सिर्फ राइट ऑफ री एंट्री का अधिकार जो है आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आपको री एंट्री का किसी को राइट ट्रांसफ़र करना है तो ये जो आपका इंटरेस्ट है ये किसी और चीज़ के साथ मिलकर आप उसे ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि सिर्फ राइट ऑफ री एंट्री जो होता है किसी और इंटरेस्ट के अलावा ये एक पर्सनल लाइसेंस होता है। और सेक्शन 6A में, क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सेक्शन में क्योंकि लिखा हुआ है कि मियर राइट ऑफ री एंट्री, मतलब हम सिर्फ री एंट्री का राइट ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि री एंट्री एक पर्सनल लाइसेंस है और पर्सनल लाइसेंसेस को लॉ के अंडर में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम री एंट्री के इस राइट को कुछ और इंटरेस्ट के साथ मिला दें तो और उन सबको एक साथ ट्रांसफर करें तब हम तो ट्रांसफर इसे कर सकते हैं। यानी कि कोई अगर लैंड है तो उसको अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी लेसी को, ठीक है ना, अगर हम उसे परमानेंटली लीज पर दे रहे हैं तो वो जो राइट है आपका वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है री एंट्री का राइट। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, सिर्फ आप री एंट्री उसे ट्रांसफर कर सकते, लेकिन मान लीजिए आपने उसे परमानेंट लीज पे दे दी या परमानेंटली बेच दिया तो सेल कर दिया, तो वो जो री एंट्री का राइट है वो आपने सामने वाले सेकंड पर्सन को दे दिया है और इस तरीके से आपका री एंट्री का राइट जो है ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मैं और आपको समझा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ए ने लीज कर ली अपनी लैंड बी को 3 सालों की, ठीक है ना, इस कंडीशन पे कि बी जो है उस पर कोई भी कुआं नहीं बनाएगा उस जमीन पर। बी अब उस जमीन पर एक कुआं बना लेता है, ठीक है ना, तो ए सी को कहता है भाई तुम इसका पोजीशन ले लो बी से, यानी कि ए अपना री एंट्री का राइट जो है वो ट्रांसफर कर देता है किसको, सी को, कि क्योंकि बी ने कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं करी, उसकी ब्रीच कर दी कंडीशन। अब ये जो सी है ये बी से पोजीशन नहीं ले सकता है क्योंकि ए ने सी को क्या ट्रांसफर करा है, क्या अपने री एंट्री का अधिकार ट्रांसफर करा है, लेकिन क्या करा, सिर्फ री एंट्री का अधिकार। उसने सी को क्या है आपकी ज़मीन जो है परमानेंटली ना लीज पे दी है ना सेल करी है, कुछ नहीं करा है, सिर्फ री एंट्री का राइट ट्रांसफर कर दिया। तो री एंट्री का राइट जो है
आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस सब सेक्शन के अंडर वो क्या है, प्रोहिबिटेड है। अब हम क्लॉज सी देख लेते हैं, थर्ड जो है, तो वो उसमें क्या है कि ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज, इसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ईजमेंट अगर आपको पता है तो एक राइट होता है जो कि किस लिए मिलता है, किसी आपके पास कोई लैंड है उस पर जो आप बेनिफिशियल एंजॉयमेंट जो उस पर करेंगे उसके लिए मिलता है, ठीक है ना। और ये जो लैंड पे ये जो राइट एक्सरसाइज होता है ये किसी सेकंड पर्सन के द्वारा होता है, ठीक है नहीं, ठीक। और ये जो आप ईजमेंट का राइट जो ये यूज़ कर रहे हैं किसी दूसरे की ज़मीन पे करेंगे, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको इसे एग्जाम्पल समझा दूंगा। और डोमिनेंट हेरिटेज समझ लेते हैं क्या होता है। तो जो लैंड या टेनेंटमेंट हाउस है जो इस बेनिफिशियल एंजॉयमेंट को ले रहा है और जिसको ये राइट मिला हुआ है उसको हम कहते हैं डोमिनेंट हेरिटेज। और जिसकी लैंड या टेनेंटमेंट पर हम ये राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं अपना, उसको कहते हैं सर्वेंट हेरिटेज। अब मान लीजिए ये है एक पर्सन, वो ओनर है एक हाउस का और उसका राइट ऑफ वे है, कहीं से जाने का राइट है किसी बी के पर्सन के नाम की लैंड पर। बी एक पर्सन है, उसकी लैंड है और वहाँ पे जाने का राइट किसे मिला हुआ है, ए को मिला हुआ है, ताकि वो मेन रोड जा सके। तो ए का जो घर है वो यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट हेरिटेज, और बी का जो है वो यहाँ पे है सर्वेंट हेरिटेज। राइट ऑफ वे है, ये एक ईजमेंट्री राइट है जो उसके किससे, घर से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ए का कोई पर्सनल राइट नहीं है ये, लेकिन ये जो राइट है ए का जो है ये उसके घर से जुड़ा हुआ है और किस लिए, उसके बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए। अब ये क्योंकि राइट जो है ये पार्ट और पार्सल है, घर से एकदम जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसे डोमिनेंट हेरिटेज कहा गया है, क्योंकि इस राइट को आप जो है घर से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना उसे, क्योंकि उसे भाई निकलने की जगह भी तो चाहिए, ठीक है नहीं है, और उसका अधिकार है क्योंकि वहाँ पर उसका घर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो ये एक प्रोप्राइटरी राइट भी है और एक प्रॉपर्टी भी है। तो ये इट्स सेपरेट ट्रांसफ़र, दोनों काम प्रोहिबिटेड है, अलग अलग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि साहब हमने इन्वेंट्री का अधिकार जो है अलग कर दिया और प्रॉपर्टी का अधिकार अलग कर दिया, नहीं, दोनों पार्ट एंड पार्सल एक साथ ही रहेंगे। अगर डोमिनेंट हेरिटेज ट्रांसफ़र हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेंट्री राइट भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि वो अटैच्ड है और आपको फिर प्रॉब्लम नहीं हो। फोर्थ क्लॉज देख लेते हैं हम, जो क्लॉज डी है, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। तो रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट नाम से ही समझ आ रहा है। तो इस क्लॉज के अंडर में कोई भी इंटरेस्ट जो प्रॉपर्टी में है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है उसके एंजॉयमेंट में ओनर को पर्सनली, ठीक है ना। और वो क्या होता है आपका नॉन ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है, जो कि ओनर को पर्सनली मिले होते हैं, ठीक है। और ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट या जो ये इंटरेस्ट होते हैं बाय वर्च्यू ऑफ विच अ पर्सन ड्राइव सर्टेन बेनिफिट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन, और ये उस पर्सन की प्रॉपर्टी की तरह होते हैं, ठीक है, जो ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट उसे मिलते हैं। और ये बेनिफिशियल इंटरेस्ट को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये सिर्फ वो उसके पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए ही होते हैं, क्योंकि ये जो पर्सनल इंटरेस्ट, ये जो मैं कह रहा हूँ आपसे, ये जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो होते हैं ये जो जिस पर्सन के फेवर में क्रिएट करे जाते हैं, ये उससे फैसले करे जाते हैं क्योंकि उसके पास उस चीज़ के लिए पर्टिकुलर पर्सनल क्वालिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। अगर ऐसे इंटरेस्ट जो कि होते हैं तो ये पर्सनल होते हैं बिल्कुल ही नेचर में, और इन्हें पर्सनल राइट्स कहा जाता है। और इन पर्सनल राइट्स को आप जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर हमने ऐसे राइट्स को ट्रांसफरेबल कर दिया तो ये वेरी अगेंस्ट द वेरी नेचर हो जाएगा उस राइट के। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक टीचर के पास राइट है कि वो पढ़ा सकता है, तो ये उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, ठीक है ना। लेकिन ये राइट उसके पास क्यों उसे मिला हुआ है, उसके पास क्यों है, क्योंकि उसके पास पर्सनल क्वालिफिकेशंस हैं, उसने हो सकता है मान लीजिए बीएड कर रखा, उसने कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्वालिफाई करा, देन उसको ये राइट्स मिले कि वो पढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, पर्सनल क्वालिफिकेशंस पे मिला है उसे से, और इसलिए वो इन्हें ट्रांसफर नहीं कर सकता है। जो ये राइट मिला हुआ है अपने पर्सनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे मिला हुआ है, किसके थ्रू, इंस्टीट्यूशन के थ्रू, ठीक है। तो आप इन राइट्स को ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो रीज़न क्या है कि पर्सनल इंटरेस्ट को रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट माना गया है कि आप इन्हें ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये इसलिए माना गया है कि क्योंकि जिसे हम मान लीजिए दे रहे हैं पर्सनल इंटरेस्ट, यानी कि ट्रांसफर जो ले रहा है उसके पास वो क्वालिफिकेशंस ही नहीं है जो कि होल्डर पे हैं, ट्रांसफरर के पास हैं। तो इसलिए ऐसे राइट्स को हमने क्या करा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इनको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इन इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, रेस एक्स्ट्रा कमर्शियल, यानी जो कि थिंग्स बियॉन्ड हैं किसी भी ट्रेड या ट्रांजैक्शन के, क्योंकि आपके पास पर्सनल क्वालिफिकेशंस सामने वाले पर हो सकता नहीं, इसलिए हम इन्हें ट्रांसफर नहीं कर सकते। 6D है, ये रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट के साथ डील करता है, ना कि ओनरशिप के साथ, ठीक है, कि आपने आपके पास ओनरशिप है और आपने उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, तो वो रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट जो है पर्सनल क्वालिफिकेशन से डील कर रहा है, जिनको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक केस है 2004 का, के बालकृष्ण वर्सेस के कमालम, उसमें भी इसी बात को एक्सप्लेन करा गया था। अब जैसे कि जो रिलीजियस ऑफिसेस होते हैं, जैसे कि शिबेत या पुजारी का या महंत का या कोई मठ,
या फिर मुतावली वक्फ का जो होता है, ये सब भी रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि इनके लिए पर्सनल क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए जो कि हर रिलीजन के अकॉर्डिंगली डिफर करती हैं, और जब तक वो नहीं होंगे तो आपको ये ना मिलेंगी ना, और आप इनको ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। या फिर कुछ पेमेंट्स रिसीव करने के जो राइट्स होते हैं उनको भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जैसे, और उसके अलावा सर्विस टेन्योर्स जो होते हैं आपकी, जैसे वतन बॉम्बे में, करनम मद्रास में, इटवाल बंगाल में, या इनाम लैंड जो होते हैं उनको भी आप इस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट में वो आते हैं, ठीक है। और रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट उन प्रॉपर्टीज़ के लिए भी आते हैं जो कि किसी पर्सन को दिया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उनको भी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैंने आपको पहले 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल हाउस ऑफ लॉ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।